हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर के अंदर। एंड आई होप कि आप लोगों की जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है एमसीक्यू की सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। और आज है हमारा डे 24, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 10वां कवर करेंगे, जो कि है विद्रोही और राज। और पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 इसके अलावा और आएगी ही आएगी। और टोटली ये जो है एनसीईआरटी बुक के ऊपर ही बनाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता रहता हूँ। ये टेक्निक की वीडियो जा करके देख लीजिएगा। डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन हम डालते रहते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा रहा हूँ ना, वही सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर कम्युनिटी वाले सेक्शन में या फिर यहीं पर पोस्ट लिखा होगा उस सेक्शन के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप जैसे ही किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा कि इसका राइट आंसर ये कैसे है। और अगर आप चाहते हैं कि डे वाइज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए आपको, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा। जाने के बाद आपको हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज़ और पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू की सीरीज़, ये दोनों ही आपको लाइन वाइज जो है देखने को मिल जाएंगी। और ये है आपका हमारा सुकून। और इस सुकून के अंदर आज हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। पार्ट 24 डेज हो गया और पार्ट 1 है ये। और इसको शुरू करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, कुछ बातें जो आपको बताना चाहूँगा। वो क्या? कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। एक्सप्लेनेशन जो भी मैं आपको दूंगा उसे सुनिए। और स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा लास्ट में आपका क्या रहा। स्कोर मतलब कितना रहा, कार्ड थोड़ी ना देंगे। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टोटल 10 क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इस विद्रोह की शुरुआत से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। वो क्या है कि बात है 10 मई 1857 की। बेसिकली क्या होता है कि मेरठ, जो कि यूपी का एरिया पड़ता है, वहां पर ना कुछ सैनिक लोग जो हैं, जो कि भारतीय सैनिक लोग हुआ करते थे, वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि भाई हम कारतूस जो है वो दांत से चबा कर, दांत से जो है नहीं निकालेंगे। बेसिकली पहले जमाने में क्या होता था कि एक गन आती थी जिसको बोलते हैं एनफील्ड राइफल, ठीक है। मान लीजिए गन है ये। गन के अंदर ना एक बारूद भरना होता था, तो ये इतना बारूद होता था और इसके ऊपर ना ऐसे कागज टाइप से कुछ लगा रहता था। तो जो सैनिक लोग हैं उन लोगों को जो है ये कागज को ही मुंह से दांत से निकाल करके फाड़ना होता था। फाड़ने के होने के बाद इसमें से जो बारूद निकलेगा उसको अंदर डालना होता है, और उसके बाद एक पाइप से उस बारूद को और भी अंदर ढकेलना होता था, तब जा करके वो बंदूक जो है फायर करती थी, चलती थी। तो ये जो सैनिक लोग हैं ना, ये लोग कौन थे? ये इसमें हिंदू लोग भी थे, ब्राह्मण लोग और बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे। हालांकि ब्राह्मण लोग ज़्यादा थे, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। तो जो ये जो है ना, इसके अंदर ना एक अफवाह फैल गई थी। अफवाह क्या फैली हुई थी कि ये जो कारतूस है ना, एक कारतूस जहाँ पर ये बारूद वगैरह है, इस कारतूस के अंदर जो है, इसकी जो ये ऊपर वाला है, ये पेपर वाला जो पार्ट था, इसको जो है ना गाय और सूअर की मांस से जो है मिला करके, मांस से जो है लेपा गया है, मतलब पोता गया है इसके ऊपर ऊपर। तो इस चीज को लेकर के जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो लोग हैं वो भड़क उठते हैं। और इसी पॉइंट से जो है दंगा स्टार्ट हो जाता है कि भाई तुम लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट करना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग जो है हमें ईसाई धर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तुम बहुत ही बकवास लोग हो, अब तुम लो हमारा विद्रोह। मतलब इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो तब जाकर के ये 10 मई 1857 को ये लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं कि आप बेटा हमारे बाण का जो सबर है ना, हमारा जो सबर है वो तुमने तोड़ दिया, अब तुम देखो हम तुम्हें तोड़ डालेंगे। तो ये जितने भी गोरे लोग सामने आते गए उन सबको मारते गए ये लोग। प्लस जितने भी शस्त्रागार थे, जहाँ पर हथियार रखने का घर होता है ना, तो उसको भी लूट लिया इन लोगों ने। प्लस जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, यानी कि होता है ना कि कागज वगैरह, उसको भी जला वला के नष्ट कर दिया। और जैसे इन लोगों ने नष्ट करा, फिर ये भागे भागे 10 मई 1857, ये बेसिकली दोपहर की बात है ये, ठीक है। दोपहर को इनका खून जो उबलता है इस टाइम पर, और वो इन सभी लोगों को मारते हुए 11 मई 1857 को पहुंच जाते हैं कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर। अब नई दिल्ली क्यों गए? क्योंकि वहां पर जो है ना एक मुगल बादशाह था, मुगल सम्राट था वहां पर। और उस सम्राट का क्या नाम था? बहादुर बहादुर शाह, ठीक है जी। बहादुर शाह मुगल सम्राट था लास्ट, जब से सबसे अंतिम जो है मुगल सम्राट, इसी को माना जाता है, ठीक है। अब ये जो विद्रोही लोग हैं, इन लोगों को लगा कि भाई साहब अंग्रेजों के आने से पहले मुगल लोग जो हैं वो राज किया करते, तो बहुत ही अच्छे से राज भी कर रहे थे, ऐसा इन लोगों को लग रहा था।
तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वापस से नई दिल्ली जाते हैं और जो हमारे अंतिम मुगल बादशाह बचे हुए हैं बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता जो है बना लेते हैं। तो ये लोग जो है भागे भागे जाते हैं, 11 मई 1857 को पहुंचते हैं नई दिल्ली। और पहुंचने के बाद जो लाल किला है, लाल किला में तो रहते थे ये बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो लाल किला के दरवाजे पे जाते हैं और बोलते हैं, हे बहादुर शाह जफर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, हमें आपको हमें जो है आप स्वीकार करिए, आप हमारा नेता बनेंगे इस विद्रोह के लिए। तो बहादुर शाह जफर जो है उस टाइम पर जो है 82 साल के थे वो, ठीक है। 82 साल उनकी जो है एज थी, बहुत ही बूढ़े इंसान थे यार ये, ठीक है। तो जो ये विद्रोही लोग हैं, इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब जो हमारे माई बाप के रूप में इस टाइम पर काम कर सकते हैं, जो हमारे नेता के रूप में काम कर सकते हैं, वो कौन होंगे? बहादुर शाह जफर ही हो सकते हैं, जो कि 82 साल के थे। लेकिन बहादुर शाह जफर भी सोचने लगे मन के अंदर, भाई साहब इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं लोग, कहीं पता चला अगर मैंने मना कर दिया तो इन लोगों ने मुझे अभी के अभी मार देना है फिर। इसीलिए जो है बहादुर शाह जफर प्रेशर में आकर के बोलते, चलो ठीक है, मैं आपका एक नेता जो है घोषित हो जाता हूँ। ये लीडर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं फिर, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को ही पता है, जब कभी भी आपके स्कूल में कहीं लड़ाई होती है और आपका दोस्त आपके पीछे खड़ा होता है, तो आप कैसे उनके ऊपर हाथ पे हाथ छोड़ते रहते हो। वैसे ही यहाँ पर हुआ कि जब उनके पीछे लीडर खड़ा रहा, कौन? बहादुर शाह जफर ने जब अपना हाथ दे दिया इन लोगों को, तो इन लोगों ने भाई साहब और भी उधम मचाना स्टार्ट कर दिया। और इतना उधम मचाया कि नई दिल्ली को इन विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था पूरी तरीके से। जितने भी अंग्रेज गोरा लोग का ऑफिस वगैरह जितना भी था, सब कुछ नष्ट कर दिया था इन लोगों ने, समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और 12 और 13 मई को उत्तर भारत के अंदर जो है पूरा का पूरा शांति बनाए रखी। और अगले 2 महीने तक, यानी कि मई और जून, इन 2 महीनों तक जो है अंग्रेजों की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है कि रुको बेटा हम तुम्हें बताते हैं जो भी तुमने ये उधम मचा रखा है। तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? आप सभी को पता होगा कि जो फिरंगी है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो गोरे लोग होते हैं ना, यानी जो पश्चिम जो लोग होते हैं, उन लोगों का मजाक बनाने के लिए जो है फिरंगी वर्ड का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और फिरंगी जो वर्ड है ना, ये बेसिकली फारसी भाषा के फ्रैंक शब्द से लिया गया, और फ्रैंक शब्द से ही जो है आज प्रेजेंट टाइम में जिसको आप फ्रांस बोलते हो ना, उस फ्रांस का जो है नाम पड़ा है। तो इसको आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं है, मतलब है इससे अलावा भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वो क्या है कि अवध से विद्रोही नेता कौन थे? मतलब कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो अलग अलग जगह से नया नेता लोग चुने गए थे। तो उनमें से अवध की साइड से कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? वाजिद अली शाह, ठीक है जी, लिख देता हूँ बस अली शाह। तो अवध से दो है आपका वाजिद अली जो है शाह थे, अवध। ओके। अब इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है। वो क्या है कि नई दिल्ली से जो नेता थे वो कौन थे? वो थे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर भी इन्हीं को बोलते हैं, और बहादुर शाह टू भी इन्हीं को बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद कानपुर से कौन थे? किसी को याद है कुछ? भाई सारे याद करके चलना, ठीक है, क्योंकि इनमें से ना कोई सा भी पूछ लेंगे आपसे। ये मत सोचे कि नहीं भाई सर ने बता दिया है तो ये अवध वाला ही पूछेंगे तो हम अवध वाला ही याद करेंगे। भाई वो किस्मत होगी आपकी जो अगर अवध वाला पूछ दिया तो। कानपुर से हो गए आपके नाना साहिब, और झांसी से कौन है? देखिए झांसी से आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई है ये। उसके बाद आरा, आरा हिले छपरा हिले यानी बिहार। आरा बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह हो गए। और लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थे आपके बिरजिस कद्र। और एक लास्ट बचते हैं आपके कौन? छोटा नागपुर। ये बेसिकली आदिवासी वाला एरिया है छोटा नागपुर। तो उस छोटा नागपुर जो एरिया है ना, आदिवासी वाला एरिया, तो वहाँ आदिवासी में से गोनू नाम का एक व्यक्ति था जो कि नेता बन करके उभरता है। तो ये सभी नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब आगे देखते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर से कौन था? अभी बताया मैंने आपको, गोनू था। आगे बढ़ते हैं जरा। बाघ डंका शाह किसे कहा गया है इन चारों में से? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मुस्लिम नाम है तो नाना साहब नहीं हो सकता, तात्या टोपे भी नहीं हो सकता। तो बाघ डंका शाह जो है इन दोनों में से मौलवी अहमद उल्लाह शाह को बोला गया था। बेसिकली बात यह है कि जो मौलवी लोग हुआ करते थे ना उस टाइम पर,
तो उन मौलवी लोगों ने भी जो है विद्रोह के अंदर जो है अपना हाथ बटाया था। 1857 के विद्रोह के अंदर हाथ बटाया था। तो उनके नेता के रूप में आप समझ लीजिए कि मौलवी अहमद शाह थे, जो कि उनके नेता के रूप में थे। और इस मौलवी के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लोग चला वला करते थे। देखिए, पालकी में बैठ करके चला करते थे, और पालकी में चलने के बाद इनके जो समर्थक उनके साथ ही रहते थे। इसलिए जो है लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, बाग डंका शाह। बाग डंका शाह इसका नाम पड़ गया। आगे ये पूरा पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पूरा पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति किस राइफल की वजह से हुई थी? आपको मैंने बताया था 10 मई 1857 के अंदर जो लोग मेरठ के अंदर उठ खड़े हुए थे, वो क्यों खड़े हुए थे? बिकॉज उनके पास एक राइफल थी, एक बंदूक थी, जिसके अंदर एक कारतूस नाम का चलता था। तो ये पुड़िया होती थी एक तरफ से, तो ये जो ऊपर वाला कागज है ना, इसको दांत से खींच करके निकालना पड़ता था। तो इसी वजह से जो है विद्रोह स्टार्ट भी होता है। तो ये बेसिकली जो राइफल है वो कौन सा है, वो है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड से कुछ याद आ रहा है आपको? प्रेजेंट टाइम में यानी 2025 में अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में वर्तमान में एनफील्ड एक कंपनी है जो कि बुलेट बनाती है। याद आ रहा है? बुलेट जो बाइक होती है वो बनाती है। और यही सेम कंपनी उस टाइम पर 1857 के अंदर एनफील्ड राइफल नाम की जो चीज़ बनाया करती थी। तो इसको आपको याद रखना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये, जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब समाप्त करा था? सती प्रथा आप समझते हैं ना क्या होता है? जब पति मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो पत्नी क्या करेगी अकेले? ऐसा पहले लोग सोचा करते थे, भाई मैं नहीं सोचता ऐसे, ठीक है। तो बोलते थे कि जब पति मर जाएगा तो पत्नी क्या करेगी ऐसे। तो एक काम करते हैं ना, पत्नी को पति के जो अंतिम संस्कार करते हैं, उनकी जो चिता होती है पति की, उसी के ऊपर जला देंगे पत्नी को भी। इसी को बोला गया सती प्रथा, ठीक है जी। तो इस सती प्रथा का जो सिस्टम था, इसको कब खत्म करा गया? अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, ये 1829 के अंदर किया गया था। पता नहीं यार क्यों, जब पत्नी अगर मर जाए तो पति को क्यों नहीं जला देते थे? पता नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं उस टाइम के लोगों ने क्यों नहीं सोचा ये चीज़ भी, है ना। चलिए भाई, कोई नहीं, जैसी प्रथा थी हम क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की जो शुरुआत है वो किस गवर्नर ने करवाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है? पता है क्या? अगर पता है तो बता दो भाई, क्यों मजाक कर रहे हो। इसका राइट आंसर आपका विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भारत के अंदर है ना कि ईसाई धर्म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, प्लस इंग्लिश एजुकेशन यानी इंग्लिश जो भाषा है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध में जो है बहुत सारे नेता लोग जो है हमारे आते हैं सामने, निकल करके बोलते हैं कि भाई इंग्लिश एजुकेशन हम नहीं अपनाएंगे, ईसाई धर्म हम नहीं अपनाएंगे। हालांकि अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंग्लिश एजुकेशन किसने लाया, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नींद तो नहीं आ रही है ना भाई? बहुत बार मारेंगे अगर नींद आ रही है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है जो कि किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आई होप इसका राइट आंसर दे दिया आपने। इसका राइट आंसर आपका जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या था, जब ये स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, अवध के लिए है ये स्टेटमेंट, बेसिकली अवध के लिए, ठीक है। तो अवध के लिए लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जो गिलास फल है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला एरिया था। इस वजह से इसको जो है गिलास फल यानी एक चेरी चेरी एक फ्रूट के रूप में इसको बताया गया है। चेरी एक फ्रूट के रूप में इसको बताया गया, किसको? अवध को। किसने बोला है? जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। कब बोला था? 1851 के अंदर। और ठीक इसके 5 साल के बाद, यानी कि 1856 के अंदर जो है अवध को ये लोग कब्जे में ले लेते हैं, ये लोग, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेते हैं। अवध को ब्रिटिश राज के अंदर मिला लिया जाता है। ब्रिटिश राज बोल लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य बोल लीजिए, उसके अंदर जो है अवध को भी मिला लिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, क्या कि 1801 में जो है 1801 में जो है अवध के अंदर ना जबरदस्ती जो है सहायक संधि थोपी गई थी। क्या थोपी गई थी? सहायक संधि। और सहायक संधि के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस यही है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अवध के अंदर इतना खास था क्या जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि
1851 के अंदर एक स्टेटमेंट भी पास कर देते हैं, बोलते हैं वो कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला एरिया, तो इसका मतलब होता क्या था इस एरिया के अंदर। बेसिकली लॉर्ड डलहौजी की जो दिलचस्पी है इस एरिया के अंदर इसलिए बढ़ी थी बिकॉज यहाँ पर नील की खेती प्लस कपास की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी, बहुत ही उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से हमें मिला करते थे। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। भाई मुझे नहीं मिलते थे। तो इस वजह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक से ही निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसने तैयार किया था? वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, जितना लगा लो भाई उतना। या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा सहायक संधि के बारे में बताओ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्या इसकी शर्तें थी, या पूछेगा कि सहायक संधि जो है कब आई थी या फिर किसके ऊपर लागू की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अभी मैंने बताया था इसे लागू कब किया गया था, 1856 के अंदर लागू किया गया था। कहाँ पर? अवध के अंदर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि सहायक संधि को किसने तैयार करा था? ये इसका राइट आंसर आप सभी को पता है। क्या है इसका राइट आंसर? बताएगा कोई मुझे? बताएगा कोई? जी हाँ, इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। ये आधा जो आएगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, आधा जो है ये, और ये पूरा जो नहीं है, आधा जो आएगा, ठीक है जी। लॉर्ड वेलेजली था इसका राइट आंसर। आप सभी को पता होगा कि जो लॉर्ड वेलेजली है इसने क्या करा था, सहायक संधि को बनाया था। कब बनाया था? 1793, तिरानवे के अंठानवे, अंठानवे में बनाया था, ठीक है जी। 1798 के अंदर जो है सहायक संधि को ये बनाते हैं, और सहायक संधि बनाने के बाद इनकी कुछ शर्तें होती हैं। ये शर्तें क्या थी? जो भी इंसान इस चीज़ को अपना लेगा, सहायक संधि के ऊपर शर्त मतलब साइन वगैरह कर देगा, तो उसको बहुत सारी जो है शर्त वगैरह जो है माननी होगी। वो क्या कि खुद क्या बोलते हैं, आंतरिक सेना हो गई, आंतरिक और बाहरी रूप से जो है सुरक्षा देगा कौन? ये ब्रिटेन वाले देंगे, ऐसा बोला जा रहा था। दूसरा ये कि जब हम आपको सेना दे रहे हैं तो आप अपनी सेना को नष्ट करिए, आप अपनी खुद की सेना नहीं रखोगे। प्लस हमारी जो सेना आपके वहाँ पर एरिया के अंदर रहेगी, हमारी सेना, तो उसके रख रखाव के लिए आप पैसा भी खर्च करोगे, ये भी बोला गया। चौथी चीज़ ये बोली गई कि आपके दरबार के अंदर यानी आपके राज्य के अंदर ब्रिटेन का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सलाहकार रहेगा, और उसकी सलाह पर ही आपको जो है सारा काम धाम करना रहेगा। ये सारी जो कुछ कंडीशंस है जो मैंने मोटा मोटी मेन जो है वो बता दी है, इसी की बदौलत ही जो है सहायक संधि जो है नाम पड़ा था। और इसको जो है किसके ऊपर थोपा गया था? अवध के ऊपर थोपा गया। कब? 1856 के अंदर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था 1798, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया बिकॉज 1793 के अंदर भी कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था, कुछ याद आ रहा है किसी को? स्थाई बंदोबस्त। याद आया कुछ? स्थाई बंदोबस्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त भी। इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ हुआ था ये लागू? इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? ये कॉर्नवालिस ने करवाया था। याद आया कुछ किसी को? कॉर्नवालिस ने चीज़ करवाई थी, आपको अच्छे से याद होगा। अच्छा, जब इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल के अंदर लागू हुआ था तो हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी। क्या 1818 के अंदर क्या लागू हुआ था? याद करिए। रैयत बाड़ी सिस्टम। क्या हुआ था? रैयत बाड़ी। ये बाड़ी वर्ड से ना मुझे एक याद आता है, बोलते नहीं कि कहाँ पढ़ते हो बेटा, बच्चों से जब पूछा जाता है कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, तो बोलते नहीं है आड़ी बाड़ी में तो ये उससे मुझे याद आता है रैयत बाड़ी, ठीक है भाई। तो ये रैयत बाड़ी कहाँ पर लागू की गई थी? ये बम्बई दक्कन के अंदर इस चीज़ को लागू किया गया था। अब इसके अंदर क्या क्या शर्तें हैं यार, आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, बता ही देते हैं। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के अंदर जो है जो टैक्स है उसका जो अमाउंट है उसको फिक्स कर दिया गया था कि इतना रुपया ही आप हमें टैक्स के रूप में देंगे। और रैयत बाड़ी के अंदर क्या था कि डायरेक्ट जो है टैक्स किसानों से लिया जाएगा, कोई बीच का बिचौलिया नहीं होगा, जैसा कि बिचौलिया स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदार लोग हुआ करते थे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं, पेस्ट भी कर दिए हैं भाई। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि अवध में एकमुश्त बंदोबस्त, क्या है? एकमुश्त बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अभी इतने सारे बंदोबस्त नाम याद आ रहे हैं ना, तो भाई सभी सभी बंदोबस्तों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से बंदोबस्त है? 1793 वाला बंदोबस्त कौन सा था? स्थायी बंदोबस्त। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल के अंदर। किसने लागू करवाया था? कॉर्नवालिस ने। इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद 1818 के अंदर क्या हुआ था? रैयत बाड़ी सिस्टम। रैयत बाड़ी जो है वो कहाँ लागू हुआ था? ये बम्बई दक्कन के अंदर।
उसके बाद आपको क्या करना है, 1856 भी याद करिए, जहाँ पर सहायक संधि जो है कहाँ लागू की गई थी, अवध के अंदर। और अवध के ही एरिया के अंदर जो है ना, ताल्लुकदारों के ऊपर भी जो है 1856 के अंदर ही जो है ताल्लुकदारों के ऊपर जो है ये एकमुश्त बंदोबस्त लागू किया जाता है। एकमुश्त बंदोबस्त 1856 के अंदर भी जो है लागू किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है एकमुश्त बंदोबस्त का, ये भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। हो क्या रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो लोग कह रहे थे कि जो अवध के अंदर जो ताल्लुकदार है ना, ताल्लुकदार बेसिकली समझ लीजिए आप, जमींदार को टाइप से समझ लीजिए आप, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि जमींदार और ताल्लुकदार के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एक धागे मात्र का डिफरेंस है। बट अगर आपने ताल्लुकदार जो वर्ड है एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी, तो उससे जो पिछले वाला चैप्टर था उसके अंदर आपका ये ताल्लुकदार जो वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ भी है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो गाँव के अंदर जमीन ज़्यादा रखा करते थे अपने पास, इनके पास ज़मीन जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इनको ताल्लुकदार बोला गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई साहब अवध के अंदर जो ये ताल्लुकदार है ना भाई, इन लोगों ने जो ज़मीन इनके पास है, इतनी इतनी सारी जो ज़मीन है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती हड़पी हुई ज़मीन है ये। तो इस चीज़ को हम नल एंड अवॉइड करार देते हैं, इसको ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। मतलब क्या कि एकमुश्त बंदोबस्त के तहत 1856 में जो लागू हुई थी अवध के अंदर, एकमुश्त बंदोबस्त के तहत जो है ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीन से जो है बेदखल किया गया था। इतनी बात जो है आपको याद रखना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1856। 1856 में सहायक संधि भी हुई थी और एक मुश्त बंदोबस्त भी होता। कहाँ हुआ दोनों? अवध के अंदर। भाई इतना याद रख लीजिएगा। अब बस अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। हाँ, स्कोर बताना मत भूला करो यार, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, मैं आप लोगों का इंतजार करता हूँ, हर एक कमेंट के अंदर ना मैं हार्ट दे देता हूँ मैं, समझ रहे हो? तो कर दिया करो यार कमेंट। हाँ, चलिए ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।